हेलो क्लास। हमने कहा था कि हम करेंगे एबीजी की इंटरप्रिटेशन, राइट? अभी हमारी क्लास होगी एबीजी की इंटरप्रिटेशन की। ठीक हो गया? ओके। मैं अभी आप लोगों के साथ क्लास शेयर करती हूँ। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। अब आप बोलोगे भाई शोर है, तो हम इस शोर को भी खत्म कर सकते हैं। लो जी, वो आ गए अपना डंडी उड़ाने वाले। मच्छर बहुत है, डंडी उड़ाएंगे। हम शोर को हैंड लगा के खत्म कर देंगे। ठीक हो गया? बस थोड़ा सा वेट करो, मैं ये अपना इसको निकाल लूं और फिर आप मुझे बताना कि आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं। गुड नॉन, गुड नॉन, वेरी गुड नॉन। एक मिनट। ओके, नाउ टेल मी, शोर कम हुआ? हेलो नफीसा, जैनब, खानसा, कोई एक आध मुझे बता दो कि आप लोगों के पास से शोर कम हुआ? मैम आ रही है आवाज क्लियर, आपको तो आ रही है, लेकिन पीछे शोर, पीछे का शोर बंद हुआ? नो शोर मैम। ओके, थैंक यू बेटा। ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में हम देखेंगे कि एसिडोसिस, अल्कलोसिस को हम कैसे देखते हैं। ये क्यों बंद हो गया? नेक्स्ट है। ओके, हमारे जो गोल्स हैं वो यही हैं, बेस्ड ऑन गिवन एबीजी वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे। सेकेंड, वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यूज को देखेंगे और फिर हम कंपनसेशन को देखेंगे। ओके, अब गोल्स ऑफ एबीजीज जो हैं वो हम देखेंगे। एसिडोसिस, एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी। मेटाबॉलिक क्या है, रेस्पिरेटरी क्या है, एंड देन we'll see fully compensated, partially compensated and uncompensated। ठीक है, ये जो चैप्टर है एबीजीज का बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत टेक्टफुली आपको होगा, राइट? Okay, we need to keep these goals in mind. They'll come up later in steps for technique. ठीक है, तो आपको भी ये गोल्स आपको याद रखने और फिर हम इसके बाद इसको, अब स्टेप्स क्या है, यूजिंग द टिक टैक टो मेथड। ठीक है, ये टिक टैक टो मेथड अगर आप अपना इस पे प्रैक्टिस कर लो तो आपको कोई भी मार्क नहीं दे सकता। ठीक है, okay, there are 8 steps, simple steps you need to know if you want to interpret ABT's results using the tic-tac-toe technique। okay, memorize the normal values, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको उसके नॉर्मल वैल्यूज को अच्छे तरीके से याद रखना है। क्रिएट योर टिक टैक टो ग्रिड, अब आपने एक ग्रिड बनाना है, वो आगे चल के आपको पता लगेगा कि वो टिक टैक टो ग्रिड हम कैसे बनाते हैं। डिटरमाइन इफ पीएच इज अंडर नॉर्मल, एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। PaCO2 जो है उसको आपने देखना है अंडर नॉर्मल, एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है। इसी तरीके से बाइकार्बोनेट इज अंडर नॉर्मल, एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। So to solve the goal 1 acidosis या alkalosis, फर्स्ट गोल में हम देखेंगे कि ये alkalosis है कि acidosis है। सॉल्व गोल 2 में हम देखेंगे कि ये मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी है। ठीक है, गोल 3 में हम देखेंगे कि ये कंपनसेशन उसकी कैसे होगी, फुली कंपनसेटेड है, पार्शली कंपनसेटेड है या पार्शली, और या कम, ये क्या कहते हैं, कंपनसेशन को हम देखेंगे। ठीक है, या फुली कंपनसेशन।
नाउ द फर्स्ट हमने क्या था कि यू नीड टू मेमोराइज द नॉर्मल वैल्यू। अब हम इसी नंबर को लेके चलेंगे, ये जो नंबर दिए हैं हम इसी नंबर को लेके चलेंगे, ठीक हो क्या? अब हम्म, अब हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप, ठीक है? Your first step is to you need to familiarize yourself with the normal and abnormal ABG value. When you review the lab result, they are easy to remember. ठीक है, अब ये पीएच का नॉर्मल है 7.35 टू 7.45। पीएससीओ2 का जो नंबर है वो है 35 टू 45 और बाइकार्बोनेट का है 22 टू 26। ठीक हो गया? अब हमारा फर्स्ट स्टेप था टू मेमोराइज, तो आपने इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना है। अब अगर आपने हाथ में पेन और पेंसिल पकड़ा हुआ है तो ये नॉर्मल वैल्यू अपने साथ एक पेपर रखो, उसके साथ लिख लो, ताकि जब हम आगे पढ़ें तो हमारे नॉर्मल वैल्यूज का पता रहे। ठीक है? ओके, द ब्लड स्केल जो है, नॉर्मल ब्लड स्केल जो है पीएच का, उसका आप देख लो, ये टिक टैक टो मेथड का फॉर एबीजी एनालिसिस। यहाँ पर जो लोअर साइड पे जा रहा है, ठीक है, 3.5 से कम जो जा रहा है दैट इज एसिडोसिस, और जो 4.5 से आगे जा रहा है दैट इज एल्कोलोसिस। सेंटर में 7.40 है, दिस इज नॉर्मल। जो बड़ा लाइन आपको सेंटर में 4 पॉइंट नजर आ रहा है ये नॉर्मल है। राइट हो गया? और ये जो बच्चे अभी आ रहे हैं, क्या इन लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, नो मैम, जी मैम, कुछ नहीं। ओके, ओके, अदिता आसिफ भी आ गई है। ओके, बाद में करेंगे। ठीक हो गया? ओके, the recommended way of memorizing it by drawing the diagram of normal values above. Write it down together with the arrows indicating acidosis or alkalosis. माइक के बीच में खांसो। ओके, तो क्या है, आप अपने अपने पास अगर पेन पेंसिल रखा हुआ है बेटा, तो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पता लगेगा जैसे कि बताया जा रहा है। तो आप अपना वो एरो लगा लो एल्कलोसिस और एसिडोसिस का, और नॉर्मल वैल्यूज लिख लो। Note that the PaCO2 is intentionally inverted for the purpose of tic-tac-toe method. ठीक हो गया? अब सेकंड हमने देखा, सेकंड पॉइंट है, पहले आपने मेमोराइज किया। दूसरा उसने कहा क्रिएट योर tic-tac-toe grid. Once you have memorized the normal values and the diagram, create a blank tic-tac-toe grid and label the top row as acidosis, normal and alkalosis. अभी अगले आपको मैं वो ग्रिड दिखाऊंगी, फिर उस ग्रिड के मुताबिक आप करना, उस ग्रिड के मुताबिक आप उसके मुताबिक फिर हम देखते हैं कि क्या करेंगे। Based on its or the values, we need to determine in which column we will place pH, PaCO2 and bicarbonate in the grid. एक दफा जब आपने ग्रिड बना लिया, फिर हम देखेंगे कि हम इसके अंदर ये तीनों कहाँ कहाँ पे लिखेंगे। क्या? चलो, अब पेंसिल, कॉपी पेंसिल, पेपर पेंसिल पकड़ो और उसके ऊपर इसी तरीके से टिक टैक टो ग्रिड बनाओ। एंड एसिडोसिस, ये बीच का कॉलम आपके पास नॉर्मल है,
एंड देन दिस इज एल्कलोसिस। बेटा अगर आप लोग मेरे साथ साथ ये काम करोगे तो फिर आप सीखोगे, ऐसे जुबानी कलामी आप नहीं जल्दी सीख सकते। ठीक है, तो आपको एक दफा मेरे साथ करना होगा, बाद में आप खुद से करते रहना। राइट हो गया? आप लोगों ने पेपर पेंसिल पकड़ लिया? पकड़ लो बेटा, आप लोगों को मैं टाइम दे रही हूँ। ओके, now determine number 3 is determine if pH is under normal, acidosis or alkalosis. The third step of this technique is to determine the acidity or alkalinity of the blood with the given value of the pH as you're determining the factor. Remember that the first step that the normal pH range is कितना था? 7.35 to 7.45। ये याद रखना। अभी फर्स्ट स्टेप में जो आपका पीएच है और नॉर्मल कितना है? 7.35 to 7.45। राइट, अब हम देखते हैं कि इफ द पीएच इज बिटवीन 7.35 to 7.39, the interpretation is normal but slightly acidosis। ठीक है, प्लेस इट अंडर द नॉर्मल कॉलम। अब जो ग्रिड आपने बनाया है आप उसको नॉर्मल कॉलम में लिख लो। इफ द ब्लड पीएच इज 7.41 to 7.45, इंटरप्रिटेशन नॉर्मल है लेकिन स्लाइटली एल्कलोसिस है। ठीक है, सो प्लेस इट अंडर द नॉर्मल कॉलम। ठीक हो गया? अब उसने कहा है एनी ब्लड पीएच बिलो 7.35। अब कोई भी जो पीएच का लेवल है वो 7.34 है, 7.33 या 7.32 है एंड सो ऑन द एसिडोसिस, प्लेस इट अंडर एसिडोसिस कॉलम। जो तो आपका पास अगर पीएच है, अगर वो 7.34 से लेके ऑनवर्ड जा रहा है तो वो एसिडोसिस है। तो जो आपने ग्रिड बनाया है उसके अंदर एसिडोसिस के कॉलम में वो चला जाएगा। राइट हो गया ना? अगर कोई इसी तरीके से 4-5 से अबव जा रहा है, यानी 4-6 से लेके ऑनवर्ड 48.48 और आगे आगे जितना भी जा रहा है, हायर साइड पे जा रहा है, तो इट मीन्स वो एल्कलोसिस है। तो वो आपके ग्रिड के एल्कलोसिस में जाएगा। ठीक है, हमने एसिडोसिस, नॉर्मल और एल्कलोसिस का ग्रिड बनाया। ठीक है, तो जो तो आपके पास नंबर आ रहे हैं 7.41 से 7.45, 0.35 से 0.39 तक जा रहे हैं, दिस इज स्लाइटली थोड़ा सा उसमें फर्क है लेकिन नॉर्मल वैल्यू है, तो आप उसको नॉर्मल में लिखेंगे। जो तो 4-5 से आगे जा रहा है वो एल्कलोसिस है, तो आप उसको ग्रुप में एल्कलोसिस में एंटर कर देंगे। पीएच जो है उसके साथ आप डाल दोगे किसमें? एल्कलोसिस में डाल दोगे। हेयर देख लिया आपने? अब हमने ये हमारे पास ऊपर वैल्यू दिया है 0.35 to 39, इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। ठीक है, हमने नॉर्मल में डाला। 7.41 से 7.45 तक है, तो हमने देखा कि ये है तो नॉर्मल, लेकिन उसको फिर हमने एल्कलोसिस में डाल जा सकता है क्योंकि ये स्लाइटली एल्कलोसिस की साइड पे जा रहा है जो 4-5 है, और जो 0.39 से हो रहा है वो थोड़ा सा एसिडोसिस की साइड पे जा रहा है। राइट, ओके। अब आप उसके नीचे वाला कॉलम्स जो नीचे वाले हैं उनको आप देखो कि उन्होंने क्या किया है कि एसिडोसिस में पीएच डाला और एल्कलोसिस में पीएच डाल दिया। ऊपर की वैल्यूज में देखो 7.35 है, तो 7.35 जो है आपका बॉर्डर लाइन पर आता है, इसलिए उन्होंने ये इसका जो झुकाव है वो ज्यादा एसिडोसिस की साइड पर है, इसलिए वो
एसिडोसिस की साइड पे चला गया। 4-5 है, उसका ज़्यादा रुझान किस तरफ है? एल्कलोसिस की तरफ है, इसलिए वो एल्कलोसिस की साइड पे चला गया। यहाँ तक थोड़ा सा समझ में आया? Now we need to determine where we'll plot pH in the tic-tac-toe grid. Once you have determined whether the pH is under acidosis or alkalosis, plot it in on your tic-tac-toe grid under the appropriate column जैसे कि हमने इधर किया। ठीक हो गया? Okay. Yeah. Now determine if PaCO2 is under normal, तो फिर आपने एसिडोसिस और एल्कलोसिस की साइड पे डालना है। Now look at the grade. इसमें above 45 है। हमारा नॉर्मल वैल्यू क्या था? हमारा नॉर्मल वैल्यू जो है वो ये है। इसको हम अच्छी तरीके से देख लेना तो हमें और भी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ओके, अभी हम इसको थोड़ा सा नोट डाउन करते हैं। 7.35 से 7.45, 335 से 45, 22 से 26 हो गया। ये पीएच है, ये पीएससी है, टू है और ये बाइकार्बोनेट है। लिख लो अपने पास आप लोग भी, मुझे तो एकदम से भूल गया था। ठीक हो गया यहाँ से। So इसी तरीके से once you have determined whether the pH is under acidosis or alkalosis, वो हमने उसको उसके तरह कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि determine if PaCO2 is under normal acidosis or alkalosis। ठीक है, तो ये स्लाइड को आगे होना चाहिए था। Okay, if this step we need to interpret with value of PaCO2 within the normal range, acidic है या basic है, and plot it on the grid under the appropriate column. Remember that the normal range for PaCO2 is 35 to 45. If PaCO2 is below 35, it is alkalosis. ठीक है, ये जो क्या कहते हैं PaCO 2 है, ये इसको ये यही वो जो है ये बिलो जब होगा तो वो एल्कोलो एसिडोसिस नहीं होगा, वो एल्कलोसिस होगा। ऑलवेज रिमेम्बर, ये थोड़ा सा पूरे उसके अंदर कॉलम ये जो ये भी चीज़ है उसके अंदर ये एल्कलोसिस में जाएगा। अगर वो 45 से 45 से अंडर है, नीचे है, तो वो एसिडोसिस है। अब ये जो है विद द नॉर्मल रेंज प्लेस इट अंडर द नॉर्मल कॉलम। ये अल्कलोसिस होगा, वो वहाँ पर भी एसिडोसिस लिखा गया, लेकिन इसमें अगर PaCO2 जो है अगर 30 क्या कहते हैं 35 से अबव है, ठीक है, तो ये एसिडोसिस में चला जाएगा। और अगर ये 35 से बिलो है तो ये एल्कलोसिस में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? ये जो आगे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा एक ही जैसा लिख दिया हुआ, एल्कलोसिस और एसिडोसिस ठीक लिखा हुआ। जो 45 है वो एसिडोसिस है, लोअर साइड पे जाएगा, और 35 जो है वो क्या कहते हैं उसमें उस कॉलम में हायर साइड लोअर साइड पे जाएगा, तो ये एल्कलोसिस है। ये ठीक है, इफ इट इज लेस देन 45 it's acidosis, if it is below 35 it's alkalosis। और अगर वो जो नॉर्मल रेंज आ रहा है उसका सपोज
वो 35 to 45 के रेंज में आ रहा है, तो फिर वो नॉर्मल है, वो आपके इस ग्रिड में जाएगा। ठीक है, 45 से 35 तक इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, 45 से 35, तो इट मीन्स ये नॉर्मल रेंज है उसका, तो वो हम इसको नॉर्मल में डाल देंगे। अगर ये अबव है 45 से, तो हम उसको एल्कलोसिस में नहीं डालेंगे, हम उसको एसिडोसिस में डालेंगे। ठीक है, और ये जो है, इफ इट इज बिलो 35, इट विल गो इन द एल्कलोसिस। ठीक है, सो अभी आपने यहाँ तक देखा, पीएच को देखा और PaCO2 को देखा। ओके, नाउ वी कम टू द फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में अगर आपका बाइकार्बोनेट जो है वो टिक टैक टो में हम देखते हैं, द नेक्स्ट वी नीड टू इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ HCO बाइकार्बोनेट एंड इन नॉर्मल रेंज। ठीक है, 22 से 26 तक इसका नॉर्मल रेंज है, तो अगर वो नॉर्मल है तो आप उसको नॉर्मल ग्रेड के उसमें डाल दोगे। हो गया? ओके, आवाज आ रही है ना बेटा? मैंने उसको माइक को देखो किस तरीके से अपने साथ फिट किया हुआ है, इस तरीके से, ताकि आप लोगों को आवाज आ रही है। हाथ पकड़े पकड़े मेरा हाथ सुन हो गया था। आवाज तो आ रही है? ठीक होगा। ये माइक मैंने इसको लगा दिया ताकि आपको बाहर का शोर ना आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि ये आपके अगर तो नॉर्मल वैल्यू है तो आपका जो वो आपने ग्रिड बनाया था तो वो आपके नॉर्मल कॉलम में चला जाएगा। अब अगर वो बिलो है 22 से, तो आप उसको एसिडोसिस में डालोगे, 26 से अबव है तो एल्कलोसिस में डालोगे। ठीक है, बस इतना याद रखना, PaCO2 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पीएच और बाइकार्बोनेट जो है, ठीक है, पीएच और आपा, ठीक है, जो पीएच है और बाइकार्बोनेट है वो एल्कलोसिस और एसिडोसिस की तरफ झुकाव है उसका। अगर कम है तो वो एसिडोसिस है, अगर ज्यादा है तो वो एल्कलोसिस है। हो गया? और इसी तरीके से जो जो PaCO2 है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर उसका नंबर ज्यादा आ रहा है तो वो एसिडोसिस में जाएगा, और अगर उसका नंबर कम है तो वो एल्कलोसिस में जाएगा। बस ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको आप इस टिप को हमेशा से याद रखना। राइट? ओके, अब जो 22 है, ठीक है, 22 से नीचे है तो एसिडोसिस है, 26 से अगर अबव है तो एल्कलोसिस है। इफ CO2 इज विद इन द नॉर्मल रेंज है तो आप उसको सेंटर वाले कॉलम में, नॉर्मल के कॉलम में डाल दोगे। लेट्स सी हियर, ये है आपके पास HCO3 जो है, इट्स बिलो 22, सो इट गोज अंडर एसिडोसिस। ठीक है, और अगर वो अबव 26 है इट विल गो अंडर एल्कलोसिस। अब अगर वो 22 से 26 के रेंज में है इट विल गो अंडर नॉर्मल। हो गया यहाँ तक? अब हमने तीनों को देख लिया कि तीनों कहाँ कहाँ जाएंगे। ओके, नाउ द सिक्स्थ जो हम सॉल्व करेंगे वो है कि हम सॉल्व करेंगे फॉर द गोल नंबर 1, एसिडोसिस और एल्कलोसिस। ठीक है, ओके, हम पहले ही पढ़ लेते हैं। नाउ सॉल्विंग गोल नंबर 1, नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग और गोल। अब हमने अपने गोल को क्या करना है? सॉल्व करना है। लुकिंग एट द टिक्टोक ग्रिड डिटरमाइन वेदर in what column the pH is placed and interpret the result. अब आपने रिजल्ट तैयार करना है। रिजल्ट कैसे तैयार करोगे? If pH is under acidosis, column it in the acidosis. ठीक हो गया? अगर आपके पास जो नंबर आ रहे हैं वो अगर एसिडोसिस है, नंबर कम है उसका 7.35 से कम है, तो आप उसको एसिडोसिस के कॉलम में डालोगे।
अगर pH जो है एल्कलोसिस है यानी कि 4.45 से ज़्यादा है तो हम उसको एल्कलोसिस के कॉलम में डालेंगे। नाउ इफ pH इज अंडर नॉर्मल तो हम उसको क्या कहते हैं, वेदर द वैल्यू इज लीनिंग टूवर्ड एसिडोसिस और एल्कलोसिस इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंगली, जो कि फर्स्ट पेज पे हमने देखा था कि अगर उसका झुकाव थोड़ा सा एल्कलोसिस की तरफ है तो आप उसको एल्कलोसिस के साथ पे डाल दोगे। अगर उसका झुकाव ज़्यादा 4-5 की तरफ उसका झुकाव है तो फिर आप उसको एल्कलोसिस में डालोगे, और दूसरा जो झुकाव 35.35 की तरफ है तो आप उसका झुकाव acidosis में डाल दोगे। Now this step we can accomplish goal 1 of determining ये alkalosis है कि acidosis है। ठीक है, ये तो आपका वो फर्स्ट गोल कि हम कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे। Now look at this one। ठीक है, ये आपके पास रेस्पिरेटरी है। हम पहले रेस्पिरेटरी को देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये हमने देखा कि पीएच का झुकाव किस तरफ था, ज्यादा एसिडोसिस की तरफ था, और PaCO2 जो था उसका झुकाव किधर था, ये भी था। अब ये जो दोनों हैं ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं हमेशा। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी पीएच जो है वो आपका झुकाव उसका इस तरफ था, एल्कलोसिस की तरफ, तो हमने पीएच इधर डाल दिया, और इसका झुकाव किधर था, एल्कलोसिस की तरफ था, तो हमने इसका झुकाव ये अब जो है PaCO2 है, ये इसका हमने देखा कि ये जो है ये ऑपोजिट चलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी का हमने देखा एसिडोसिस, और हमने दोनों एसिडोसिस और एल्कलोसिस को हमने देख लिया कि ये पीएच कहाँ जा रहे हैं। तो अगर हमने झुकाव पीएच का इधर देखा तो हमने इधर लिख दिया, और अगर उसका एल्कलोसिस की तरफ था तो हमने इधर लिख दिया। ठीक है, अब हमने इंटरप्रेट करना है कि ये कैसे हम देखेंगे। हम सॉल्विंग गोल 2, अब गोल 2 की तरफ हम आके देखेंगे। वी में एनालाइज पीएच लाइंस अप विद, if the lines up with PaCO2 it's respiratory। जब भी कभी PaCO2 का जिक्र, CO2 को हमेशा याद रखना, जो CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र करता है, तो ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। ठीक है, और CO3 बाइकार्बोनेट जो है वो आपके किडनी और GIT का जब जिक्र होता है तो ये उस तरफ से झुक जाता है। ठीक है, जहाँ जिक्र होता है आपका किडनी ब्लैडर का, आपका GIT का, ठीक है, तो आप समझ लो ये मेटाबॉलिक की बात कर रहा है। और अगर जहाँ पे वो आपके CO2 से रिलेटेड बात कर रहा है तो समझ लो आपका रेस्पिरेटरी है। ओके, एंड इफ द लाइन्स अप विद HCO3 इट इज मेटाबॉलिक। PaCO2 का जिक्र हो रहा है तो वो रेस्पिरेटरी है, और HCO3 का जिक्र हो रहा है तो वो मेटाबॉलिक है। Now looking back at the TikTok grade, determine if pH is under the same column as PaCO2 or HCO3, so we can accomplish our goal too। अब अगर हम देखते हैं कि हमारा जो पीएच है वो PaCO2 के अंडर फॉल हो रहा है, सेम कॉलम में आ रहा है, या HCO3 जो है वो सेम कॉलम में आ रहा है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, गोल 2 पे जाएंगे। अब डिटरमाइनिंग इफ द ABG जो है वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि ये रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। ठीक है, ये दोनों एक ही जगह पे फॉल हो रहे हैं, यहाँ पर भी ये एक ही जगह पे एक ही कॉलम में फॉल हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो हम अब देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। इफ pH is under the same column as PaCO2 it is respiratory। if the pH is in the same column of HCO2 bicarbonate it is metabolic। if the pH is under the normal column
determine whether the value is leaning toward acidosis or alkalosis, interpret it accordingly. अब ये है कि वो है तो नॉर्मल वैल्यू लेकिन वो एल्कलोसिस की तरफ फॉल कर रहा है या एसिडोसिस की तरफ फॉल कर रहा है, तो आप उसको उस साइड पे डाल देंगे जिसका झुकाव जिस नंबर पे ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो PaCO2 है 35 से 45 है ना इसका नॉर्मल वैल्यू। तो अगर इसका सपोज इसका झुकाव ज़्यादा 35 के रेंज में है तो इसका मतलब वो एसिडोसिस हो गया। और अगर 45 की रेंज में से जा रहा है, ठीक है, बेशक वो नॉर्मल है, तो आप कह सकते हो कि ये एल्कलोसिस है। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि जब ये एक ही कॉलम, अब हम प्रीवियस स्लाइड पे देखते हैं, अगर दोनों एक ही कॉलम में आ रहे हैं तो फिर ये ये CO2 जो है ये रेस्पिरेटरी को शो करता है और एक CO3 जो है हमने देखा मेटाबॉलिक को शो करता है। ठीक है। अब अगर वो पीएच के कॉलम में जौन सा इकट्ठा फॉल होता है, जैसे हमने देखा इसका पीएच जो है वो यहाँ पर एसिडोसिस में आ रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी का, तो हम इसको कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, हम इसको कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब ये मेटाबॉलिक के रेंज में हमने देखा कि पीएच जो है वो मेटाबॉलिक के रेंज में जाके गिर रहा है और यहाँ पर भी ये हमने जब उसकी इंटरप्रिटेशन की तो ये बाइकार्बोनेट था, तो दोनों एक ही साइड पे फॉल हो रहे हैं, तो हम कहेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। गुड हो गया बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया तो समझो कि आपको सब आ गया। हम कंपनसेशन को बाद में देखेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि ये आप अच्छे तरीके से रट जाओ। ठीक है, नाउ आई विल शो यू द ग्रिड ओनली। ठीक है, अभी हम सिर्फ ग्रिड को देखेंगे, बाकी चीजें अब आपको आ गई हैं। All you need to do is to memorize your normal value। ठीक हो गया, आपका नॉर्मल वैल्यू में हमने पीएच को देखा, अगर हम एसिडोसिस, नॉर्मल और अल्कलोसिस। अब अगर हम पीएच को देखते हैं तो पीएच का नॉर्मल वैल्यू इज 7.35 टू 7.45, राइट। PaCO2 का हमने देखा 35 टू 45 नॉर्मल है, राइट। फिर हमने देखा HCO3 को, बाइकार्बोनेट को, जो कि 22 से 26 है। These are the normal values, right? pH का हमने देखा, अब पहले हम pH को पकड़ेंगे। अगर pH आपका नॉर्मल है तो हम कहते हैं कि ये आप अपने सेंटर वाला जो है इसमें आप pH लिख दोगे। और pH में हमने देखा, अगली ग्रिड में हम देखते हैं ये, ठीक हो गया, आपने सेंटर में उसका डाल दिया pH। अब आपको जो स्टेटमेंट जो आपको नंबर मिला है वो pH इज इक्वल टू 35239। ठीक है, ये उन्होंने आपको एक वैल्यू दे दी है। नाउ यू हैव टू से कि भाई ये जो 35 है और 39 है तो इट इज ये है तो नॉर्मल। ठीक है, ये है तो नॉर्मल लेकिन किस तरफ को झुकाव है उसका, एसिडोसिस की तरफ। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज बिलो 7.35, तो बेशक वो नॉर्मल में गया लेकिन आप उसका जो झुकाव है वो एसिडोसिस की तरफ है, इसलिए आप यहाँ पे एसिडोसिस के कॉलम में पीएच लिख दोगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो पीएच का बाइकार्बोनेट का इसी में वही पीएच हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 7.41 से 7.45 तक उनने कहा कि हमने आपको ये नॉर्मल वैल्यू दे दिया। ये है तो नॉर्मल इसलिए हमने सेंटर में लिख दिया, लेकिन इसका झुकाव ज्यादा किस तरफ है, एल्कलोसिस की तरफ है। सो हमने पीएच का लेवल हमने कहाँ डाल दिया, एल्कलोसिस में डाल दिया। ठीक है, तो अब हमने देखा कि एक जो है एसिडोसिस के कॉलम में है, एक हमने देखा पीएच के कॉलम में।
ये एल्कलोसिस के, एक एसिडोसिस के कॉलम में है और पीएच के कॉलम में क्यों है? इसलिए क्योंकि इसका जो झुकाव था, है तो ये नॉर्मल में, लेकिन इसका झुकाव किधर था? एसिडोसिस की तरफ था। और यहाँ पर हमने देखा ये भी नॉर्मल था, इसका झुकाव ज्यादा एल्कलोसिस था, इसलिए हमने उसको एल्कलोसिस के ग्रिड में डाल दिया। राइट हो गया। फिर हमने नेक्स्ट देखा PaCO2 को देखा, ठीक है। उन्होंने जो हमें नंबर दिया दैट इज 45। नॉर्मल क्या होता है? वो तो है 35 से 45 तक, ठीक है। सो जो नॉर्मल वैल्यू है 45 से 35 है, तो अगर ये उसका नॉर्मल वैल्यू दिया तो हमने उसको नॉर्मल के कॉलम में डाल दिया। अब ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, आप लेफ्ट साइड पे जाओ, राइट साइड पे, उस पे लिखा हुआ है अबव 45। अबव 45 मीन्स जो PaCO जो 2 है, ये हम कॉलम में देखते हैं कि ये हमेशा क्या है, अगर हायर साइड पर जा रहा है तो हम उसको एसिडोसिस कहते हैं, और अगर वो बिलो 35 जा रहा है तो वो एल्कलोसिस कहते हैं। सो हमने क्या किया, उसने कहा बिलो 35 है तो ये किधर चला गया? एल्कलोसिस में। अबव 45 किया तो एसिडोसिस में। अब हमने इसको छोड़ दिया इधर। अब हम जाते हैं बाइकार्बोनेट की तरफ, ठीक है। बाइकार्बोनेट में हमने कहा कि उसका नॉर्मल वैल्यू कितना है? 22 to 26। तो हमने उसको नॉर्मल के ग्रेड में डाल दिया। ओके। अब उसने ऊपर देखो, उसके स्टेटमेंट में राइट साइड के उसने क्या है? बिलो 22। अब नॉर्मल क्या है? 22 से बिलो जो होगा वो क्या होगा? एसिडोसिस होगा। और जो 26 से अबव जाएगा वो एल्कलोसिस होगा। इसका एरो ऊपर की तरफ जाएगा। सो ये हमने डाल दिया। अब हम देखते हैं कि जो ग्रिड हमने टोटल तैयार किया वो क्या था। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा जो पीएच था वो एसिडोसिस की तरफ था, और पीएच एक जो था वो एल्कलोसिस की तरफ था, ठीक है। अब ये नीचे वाले दोनों कॉलम्स को आप अच्छे तरीके से देख लो कि हमने यही फर्स्ट में जब हम पीएच देख रहे थे तो हमने कहा था कि हमने पीएच एक एसिडोसिस में डाला और एक एल्कलोसिस में डाला, राइट। अब हमने ये देखा कि इस कॉलम में आपके पास PaCO2 जो था वो एसिडोसिस में था, और एक में हमारे पास एल्कलोसिस में था, ठीक है। तो जब हमने दोनों को देखा तो लेकिन हमने किस चीज को पकड़ना है? हमने देखना है कि जो पीएच है वो किधर फॉल हो रहा है, ठीक है। अगर पीएच एसिडोसिस में फॉल हो रहा है तो हम एसिडोसिस को PaCO3 को 2 को उसको हम हाईलाइट कर देंगे। जहाँ पे पीएच होगा वहीं पे ये नीचे वाला वैल्यूज जाएंगे जो आपने डाला है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने पीएच जो HCO जो खाली कॉलम के नीचे HCO बाइकार्बोनेट है उसको आप हाईलाइट कर दो, नो। जहाँ पे पीएच का लेवल आपने वैल्यू डाली है उसी वैल्यू को आप पकड़ोगे। अब जहाँ पे PaCO2 आएगा वो आपके रेस्पिरेटरी को शो करेगा, जहाँ पे बाइकार्बोनेट होगा वो आपके मेटाबॉलिक को शो करेगा। रेस्पिरेटरी में हमने देखा कि रेस्पिरेटरी किसके अंदर फॉल हो रहा है? एसिडोसिस के, तो हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हम ये इस जो पीएच और PaCO2 है इसको नहीं हम बोलेंगे ऐसे, हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, हो गया। फिर हम देखते हैं कि पीएच किसके साथ मिल रहा है? HCO3 के साथ, ठीक है, बाइकार्बोनेट के साथ आ रहा है। जिस कॉलम में पीएच होगा उसी को आप पकड़ेंगे, ठीक है। आप तीनों चारों जगह पे पीएच को नहीं डाल सकते, किसी एक जगह पे वो फॉल करेगा। सो ये बन जाएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसको डाइजेस्ट करो, इसकी प्रैक्टिस करो,
ठीक है। हम आगे जाके कंपनसेशन को देखेंगे कि हम बाकी कंपनसेटरी को कैसे करते हैं। ये आपके लिए पहले इसको अच्छी तरीके से सीख लो, देन टुमारो विल सी व्हाट इज कंपनसेशन। इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। रिपीट करके देन वी लर्न अबाउट द कंपनसेशन, ये पार्शली कैसे हुआ और फुली कैसे हुआ। फुली पार्शली कंपनसेटेड एंड फुली कंपनसेटेड को हम कल पढ़ेंगे। आज आप इसको डाइजेस्ट करो अच्छे तरीके से। तो 24 नंबर तक आ गए हो सिर्फ, बाकी लोग किधर है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये आप लोगों का, और आप लोग गाइड। ओके, जेनिफर आ गई, महकुन्निसा, जॉन भी देखा था मैंने। बेटा अटेंडेंस लगा रही हूँ, आप लोगों में जो जो मौजूद हो प्लीज अपनी अटेंडेंस लगाओ। नर्सिस पार्टनर, सारा नर्स। सारा आप AHM2 के लेसन में नहीं थी। निम्रा सुहेल, देखो ये मेरा किधर किधर भागता है। रिदर तनवीर, जॉन, हमारा तैयब, उसके बाद फैसल। फैसल तो किधर था सुबह की क्लास में, मेरी क्लास में क्यों नहीं आया? हाँ, इस तरीके से आप लोग कभी कभी आते हो कभी कभी नहीं आते हो, तो बहुत सारा मिस कर जाते हो। जवेद, शबाना, मोहम्मद से जैनब हुसैन, रुकिया में तुम्हारा। हेलो, एक मिनट, मैं फंसी
सबा सबा क्यों नहीं आ रही है? सबा भी नहीं आती है। जैसे ये शहबाज तो बेचारा पता नहीं, ज़ैबुन्निसा भी नहीं आती है, ज़ैनब शबीर आज सारा दिन नहीं आई। ये लोग भी पता मुझे बड़ा दुख होता है ये लोग नहीं आते हैं जब। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं देख कर कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ, लेकिन और मैं जब दिल से वो समझा रही होती हूँ तो गायब हो जाते हो तुम लोग।